Assalamu alaikum everyone. Welcome to the video series of summary lectures of CFAP 3 SPM and this is our third summary of the area of strategic choice. हमने इससे पहले जो है वो स्ट्रेटेजिक एनालिसिस मुकम्मल किया था और उससे पहले स्ट्रेटजी की कुछ फाउंडेशंस वगैरह देखी थी. अब इसी सीरीज के अंदर हम स्ट्रेटेजिक चॉइस को यहाँ पर जो है वो देखने लगे. स्ट्रेटेजिक चॉइस प्राइमरीली डील करता है दैट हाउ शुड द कंपनी कॉम्पीट, हाउ शुड दे कॉम्पीट. अब आपने एक पर्टिकुलर बिजनेस एरिया डिसाइड कर लिया, आपने किस में काम करना है, आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया, आपने किस चीज में काम करना है. अब सवाल ये पैदा होता है कि उस मार्केट के अंदर या उस प्रोडक्ट के अंदर जो कंपटीशन मौजूद है उस कंपटीशन से आप किस तरीके से डील करेंगे, वो कौन सी चॉइसेस हैं जो हमें यहाँ पर लेनी है. ठीक है, कुछ 5-6 चीजें हैं यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो हमें समराइज करनी है और हर एरिया के ऊपर हम तकरीबन 2 से 3 मिनट 3-4 मिनट लगाएंगे और ऑल इन ऑल इसको 15-20 मिनट में इंशाल्लाह समराइज करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले तो देखो, इस समरी के अंदर मैंने यहाँ पे एक माइंड मैप आपको प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें तमाम चीजें स्ट्रेटेजिक चॉइस के हवाले से यहाँ पर मौजूद है. स्ट्रेटेजिक चॉइस में हम 3 चीजें डिस्कस करते हैं प्राइमरली: कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज, ग्रोथ स्ट्रैटेजीज और अपनी स्ट्रैटेजी को इवेल्युएट करने का तरीका. कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज में फिर हमारे पास ये आता है कि हम कंपटीशन को कैसे आउटवे करें, कंपटीशन के खिलाफ किस तरीके से जो है वो चीजें करें. फिर ग्रोथ स्ट्रैटेजीज के अंदर आता है कि हम बिजनेस को किस तरीके से बड़ा करें, प्लस जब ग्रोथ करता है बिजनेस तो वो किन स्टेजेस से गुजरता है, किन तरीके से बिजनेस को ग्रो करना है, ये एंसॉफ ग्रोथ मैट्रिक्स कहलाता है, और किन स्टेजेस से बिजनेस गुजरता है, ये ग्रीनर्स ग्रोथ मॉडल कहलाता है. इसी तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी इवेल्युएट करने में आप सुटेबिलिटी, फिजिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी, इस तरह की चीजें देखते हैं. ये मॉडल भी यहाँ पर हम इंशाल्लाह ताला इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज की हम यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं. कंपेटिटिव स्ट्रैटेजी से मुराद कंपटीशन को किस तरीके से आउटवे करना है. इसमें प्राइमरीली हमारे पास 4 तरीके आते हैं. कौन कौन से सर? एक आता है हमारे पास कॉस्ट लीडरशिप, दूसरा आता है डिफरेंशिएशन, तीसरा आता है फोकस, चौथा आता है लॉक इन स्ट्रैटेजी. अब यहाँ पे मैंने इसकी एक बड़ी डिटेल और यूँ समझने के कंसाइज सी एक समरी यहाँ पर मैंने आप लोगों को दी हुई है कंपेटिटिव स्ट्रैटेजीज की, जिसमें कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन, फोकस, ये तीनों चीजें आ जाती हैं. और फिर इसी से हमारा अगला एंगल निकलता है, दैट इज दी स्ट्रेटेजिक क्लॉक. स्ट्रेटेजिक क्लॉक का भी यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे. तो आइए जरा इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं. देखें, आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसके साथ बिजनेस डील कर रहा है, उस प्रोडक्ट के अंदर प्राइमरीली 2 चीजें हैं. अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट को बाइफिकेट करूं तो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर प्राइमरीली 2 चीजें होती हैं. एक उसकी प्राइस क्या है और दूसरा उसके बेनिफिट्स या वो वैल्यूज क्या है जो आपको, वैल्यू क्या है जो आपको उस प्रोडक्ट से मिलेगी. ठीक है ना, क्या वैल्यू मिलेगी. और बेनिफिट्स को कभी कभी प्रोडक्ट के फीचर्स भी कहा जाता है. कंपटीशन को आउटवे करने में इन्हीं 2 एलिमेंट्स के साथ आप कोई ना कोई जो है वो ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं या ऐसा मिक्स बनाते हैं कि आप अपने कंपेटिटर्स से बेहतर हो जाएं या आपको कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल हो जाए. प्राइसिंग से मतलब क्या है? सिर्फ प्राइसिंग से मतलब है कि जिस अमाउंट के ऊपर वो प्रोडक्ट अवेलेबल है उसको मूव करना. बेनिफिट्स या फीचर्स से अवेलेबल क्या है? वो क्वालिटीज, वो बेनिफिट्स जो आपके प्रोडक्ट से मिल रहे हैं उसको आप थोड़ा सा टेलर करें या चेंज करें. देखो, जब कंपनी ये कोशिश करती है कि वो एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाए, लेकिन प्रोडक्ट बनाते हुए अपनी कॉस्ट को बहुत हद तक कम कर दे ताकि वो प्राइस को भी कम कर सके अपने कंपटीशन के अगेंस्ट, ये स्ट्रैटेजी कॉस्ट लीडरशिप कहलाती है. देखो, कॉस्ट लीडरशिप का बजाय मतलब सस्ता बनाना है, सस्ता बेचना नहीं है. मिसाल के तौर पे मेरे सेक्टर के अंदर कोई कंपटीशन ज्यादा नहीं है, मैं अकेला या 2-3 और लोग हैं और बहुत सस्ता प्रोडक्ट हम मैं बना सकता हूँ, लेकिन कोई ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है कि मैं इस चीज के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपनी प्राइस को भी जो है वो कम करूँ. इस तरह का कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है. अगर इस तरीके का कोई प्रेशर मेरे ऊपर नहीं है तो मैं अपनी प्राइस को नहीं करता कम, मैं महंगा भी बेच सकता हूँ. कॉस्ट लीडरशिप का मतलब सस्ता बनाना है ताकि आपके पास वो बैंडविड्थ, वो मार्जिन मौजूद हो कि आप अपनी प्राइसेस को कम कर सकें. और फिर जब आप अपनी प्राइस को कम करते हैं तो कंज्यूमर ऑटोमेटिकली आपकी तरफ शिफ्ट करता है, और जब कंज्यूमर शिफ्ट करता है तो आपका मार्केट शेयर या आपकी सेल्स जो है वो इंक्रीज कर जाती है. तो कॉस्ट लीडरशिप का मतलब एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना, अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, कॉस्ट को कम करना और इस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बनाना है कि आप उसकी प्राइस को आगे जाके जो है वो कम कर सकें. ठीक है ना. तो यहाँ पर कुछ बातें हमने इस तरह से लिखी हुई हैं. टू कट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, आप यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने की कोशिश करते हैं, हाई वॉल्यूम में एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, और आपका तरीकाकार इस तरीके से होता है कि आप सबसे सस्ता इंडस्ट्री में जो है वो प्रोड्यूस कर पाए.
जब डिपार्टमेंटल स्टोर्स का बहुत ज्यादा कल्चर हुआ करता था, तो वॉलमार्ट जितने में सेल कर देता था, बाकी लोग उतने में बना भी नहीं पाते थे, प्रोड्यूस भी नहीं कर पाते थे। अब वो वॉलमार्ट की क्या सोर्सिंग थी, कौन से मैन्युफैक्चरर से उठाता था, किस तरह से करता था, वो उसका एक कंपेरेटिव एडवांटेज है कि सारे लोग वॉलमार्ट की तरफ शिफ्ट करते हैं। क्यों? वो इतना सस्ता प्रोड्यूस कर पा, मतलब प्रोक्योर कर पा रहे हैं, प्रोड्यूस तो नहीं करते थे, प्रोक्योर कर पा रहे हैं कि आगे वो सस्ता बेच पा रहे हैं, और कंपटीशन उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाता। एट द सेम टाइम आप पाकिस्तान के अंदर देखें, इम्तियाज है, नाहिद है, इस तरह के जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, आई एम नॉट श्योर पंजाब में किस तरह के स्टोर्स इसमें जो है वो मशहूर है, कराची के मैं आपको बता रहा हूँ। ये जिस तरह के स्टोर्स हैं, ये इतना सस्ता जो है वो बेच पा रहे होते हैं कि इवेंचुअली बाकी स्टोर्स उनके सामने स्टैंड नहीं कर पाते, या नॉर्मल जो रिटेल सेक्टर है वो नहीं कर पाता। तो जब भी बल्क बाइंग करनी होती है, इकोनॉमी बाइंग करनी होती है, तो लोग इस तरह के स्टोर्स में जाते हैं। इंडिया में सेम एग्जाम्पल जो है वो डी मार्ट की है, पाकिस्तान में इस तरह के स्टोर्स की है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन में देखो, इसको समराइज करते हैं। डिफरेंशिएशन से मतलब होता है कुछ ऐसा यूनिक और अलग करना जो बाकी कंपेरेटर्स नहीं कर रहे, जो बाकी कंपेरेटर्स नहीं कर रहे हैं। इसकी बेसिक सी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि जैसे पाकिस्तान में या कराची में फूड रेस्टोरेंटिंग चेन के अंदर आपको कुलाची का नाम कस्टमर सर्विस के लिए और टेस्ट के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। वो एक डिफरेंशिएशन है जो उन्होंने क्रिएट की हुई है, जो बाकी कंपेरेटर्स के पास इतनी अच्छी नहीं है जितनी उनके पास है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट का कोई ऐसा फीचर लेकर आए, डिफरेंट फीचर लेके आए जो और कंपेरेटर्स नहीं कर पा रहे। कॉम्पीट तो ऐसे ही करोगे ना भाई, या तो प्राइस पे कॉम्पीट करोगे, कॉस्ट पे करोगे, या कुछ ऐसा अलग दोगे जो बाकी लोग नहीं दे पाएंगे, और फिर उसके लिए आप एक प्रीमियम चार्ज करोगे, जिसको डिफरेंशिएशन प्रीमियम कहा जाता है कि भाई मेरी प्राइस इसलिए ऊपर है क्योंकि मैं कंपेरेटर से थोड़ा सा अलग उस चीज को जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। पाकिस्तान में आप कोई भी प्रोडक्ट की कंपेरिजन कर लें, जैसे शुरू शुरू में जब एप्पल के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, तो वो कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे थे, स्टाइल के एतबार से, फीचर्स के एतबार से, कलर्स के एतबार से, यूजर फ्रेंडलीनेस के एतबार से कुछ ना कुछ डिफरेंट कर रहे थे। फिर फोकस का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आप एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा देखो, लोगों को ये लगता है कि सिर्फ फोकस से वो सिर्फ डिफरेंशिएशन के साथ होता है। भाई फोकस दोनों तरीके से हो सकता है। मैं सोसाइटी के पर्टिकुलर नीश को अपना प्रोडक्ट बेचता हूँ, अगर उसमें कुछ प्रीमियम या डिफरेंट करके बेचता हूँ तो ये फोकस्ड डिफरेंशिएशन कहलाएगी। और अगर मैं वहां पर सस्ता करके, बहुत ज्यादा सस्ता बना के सस्ता बेचता हूँ, तो ये फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप कहलाएगी। फोकस दोनों तरीके से हो सकता है। आप किसी एक सोसाइटी के पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर लें, फोकस की डेफिनेशन मीट हो गई। फिर आप अगर उन्हें प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं एक डिफरेंट फीचर की बेसिस पे, तो वो डिफरेंशिएशन कहलाएगा। और अगर आप एट द सेम टाइम उन्हें सस्ता प्रोड्यूस करके सस्ता जो है वो बेचने की कोशिश करें, तो ये फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप कहलाएगी। मकसद यहाँ पे ये होता है कि भाई आप एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट कर रहे होते हैं। नीश का मतलब एक बहुत ही छोटा सेगमेंट, एक सेगमेंट को आप टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इस तरह से समझें कि मैं पाकिस्तान में एक पर्टिकुलर एरिया को, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को केक्स या डोनट्स के लिए टारगेट करता हूँ। लेट्स से डोनट्स के लिए टारगेट करता हूँ। अब मेरे डोनट्स बहुत प्रीमियम है, बहुत एडेड फीचर है उनके अंदर, तो ये फोकस्ड डिफरेंशिएशन कहलाएगी। और अगर एट द सेम टाइम में बहुत ही सस्ते डोनट्स बना के उस एरिया में प्रोड्यूस करके जो है वो बेचने की कोशिश कर रहा हूँ लोअर प्राइस, तो ये फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप कहलाएगी। कॉस्ट लीडरशिप में प्राइस कम करना लाजिम मलजूम नहीं है, लेकिन सस्ता बनाना लाजिम है, ताकि आप कंपटीशन को आउटवे कर सकें, आपके पास मार्जिन ज्यादा हो। चाहे तो प्राइस कम करें, चाहे तो मार्केटिंग पे अपना स्पेंड वगैरह करें, ठीक है। तो ये तीन मेजर स्ट्रैटेजीज हैं जिससे आप अपने कंपटीशन को आउटवे कर सकते हैं। तीन तरीके हैं लड़ने के कंपटीशन से, या तो आप इतना सस्ता बनाओ कि आप प्राइस कम कर सको, या फिर आप कुछ ऐसा डिफरेंट करो जो और कोई नहीं कर रहा, या फिर आप एक पर्टिकुलर नीश को टारगेट करो जिसको और कोई टारगेट नहीं कर रहा, और उससे अपने प्रोडक्ट सेल करने की जो है वो कोशिश करें। तो ये तीन तरीके हैं हमारे कंपटीशन से लड़ने के, ठीक है। अब जैसे ही जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि सर एक नक्शा सा मिल जाए, एक एक स्पेक्ट्रम हमें पता चल जाए कि यार किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो देखो, ये स्ट्रेटेजिक क्लॉक आपके सामने है। स्ट्रेटेजिक क्लॉक की मैंने नीचे समरी भी दे दी है कि इसके 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स का क्या मतलब है। देखो, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जो इंतहाई बेसिक है, इंतहाई बेसिक फीचर्स और बहुत ही कम प्राइस, तो ये सबसे पहले नो फ्रिल्स के अंदर फॉल करता है। वेरी बेसिक प्रोडक्ट, बहुत ही बेसिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। बिल्कुल ही प्राइस सेंसिटिव आपने प्राइस पॉइंट बनाया है, और बिल्कुल ही बेसिक बेयर मिनिमम जो फीचर्स होने चाहिए, बेयर मिनिमम फीचर्स आपने दिए। टूरिज्म इंडस्ट्री से अगर कभी आपका वास्ता पड़ा हो, या आपने कभी ट्रैवल किया हो, इकोनॉमी ट्रैवल किया हो, तो बाज दफा आप देखते हैं कि कुछ महंगे शहरों के अंदर इतने इकोनॉमी होटल्स होते हैं
छोटे छोटे से कमरे, बेसिक दो तीन फैसिलिटीज, एक ढंग का जो है वो बेड होगा, एक एसी चल रहा होगा और इंटरनेट अवेलेबल होगा, दैट्स इट। ना कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम फीचर्स, ना कोई बहुत ज्यादा स्पेसिंग, ना कोई एम्बियंस वगैरह, कुछ भी नहीं। बेसिक सा ये नो फ्रिल्स कहलाता है। फिर थोड़े से आपके फीचर्स ज्यादा हैं, लेकिन अभी भी आपका प्राइस अगर कम है, तो फिर ये वाली कैटेगरी आपके पास जो है वो लो प्राइस की कैटेगरी कहलाती है। ये भी कुछ कंज्यूमर्स पसंद करते हैं, बहरहाल ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा आप अपने फीचर्स को आगे लेके जाते हैं और आपके प्राइस पॉइंट को भी आप थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। थोड़े आपके फीचर्स बेहतर है, परसीव बेनिफिट्स जो है वो बेहतर है, और थोड़ी सी प्राइस को भी आप आगे लेके गए, ये कहलाता है आपका हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। हाइब्रिड के अंदर प्राइस देखो बहुत ज्यादा नहीं होती है। अगर तुम देखो यहाँ पर तो हाइब्रिड इधर प्लेस्ड हुआ हुआ है, और इसकी कंपैरिजन में अगर हम देखें तो ये कोई प्राइस पॉइंट यहाँ पे हाइब्रिड का आ रहा है। अभी भी बहुत ज्यादा प्राइस हम इसके अंदर चार्ज नहीं कर रहे होते यहाँ पर लोग। हाइब्रिड स्ट्रैटेजी वो होती है जहाँ पे कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को बड़ा पसंद करता है, कहता है यार ठीक है, मुझे थोड़े मार्केट से अच्छे फीचर्स भी मिल रहे हैं और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। मैं बहरहाल जो है वो जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। फिर थोड़ा सा आप हाई एंड पे जाएं तो अगली स्ट्रैटेजी है डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन में क्या है, आपके पास कुछ ना कुछ डिफरेंट है, कोई ना कोई चीज प्रीमियम है, डिफरेंट है, और उस डिफरेंट के लिए फिर आप प्राइस भी वैसी ही चार्ज करते हैं। तो आप अगर डिफरेंशिएशन की प्राइस पॉइंट देखें तो वो यहाँ पे कहीं पे फॉल कर रहा है, इन द मिड। और अगर आप बेनिफिट्स की बात करें तो बेनिफिट्स तकरीबन यहाँ पे कहीं पे आपके पास जो है वो फॉल कर रहा है डिफरेंशिएशन। तो बेनिफिट्स आपके परसीव बेनिफिट्स काफी अच्छे होते हैं, फिर उसके बाद प्राइस आपकी थोड़ी सी हाई होती है। फिर आ जाता है पर्टिकुलर नीश, फोकस्ड डिफरेंशिएशन। एक नीश या एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना। सर चूंकि उस सेगमेंट को और कोई केटर नहीं कर रहा होता और आप उस सेगमेंट को केटर कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर कंज्यूमर विलिंग होता है आपको एक हाई प्राइस पे करने के लिए। दिस इज द प्राइस पॉइंट। एक हाई प्राइस पे करने के लिए कंज्यूमर रेडी होता है कि ठीक है यार, और कोई हमें केटर नहीं कर रहा है, ये केटर कर रहे हैं, इन्होंने एक बहुत ही पर्टिकुलर नीश टारगेट की भी, हमें हाई प्राइस देने के लिए तैयार है। एग्जाम्पल, हेल्दी फूड्स। आप अगर किसी भी जो है वो माशरे को देख लें आज की दुनिया में, वेर लोडेड विद जंक फूड्स के साथ वेर कंप्लीटली लोडेड। कोई भी आप रेस्टोरेंट वगैरह उठा लें, कोई ऑप्शन उठा लें खाने का, आपको 90% अनहेल्दी जंक फूड जो है वो मिलेगा, ठीक है ना। हम सब इसके शौकीन हैं, हम सब की आदत है। लेकिन अगर आप हेल्दी फूड्स की बात करें तो बहुत ही सोसाइटी का एक छोटा सेगमेंट है जो हेल्थ कॉन्शियस है, जो कहते हैं कि नहीं यार, हम आलमंड और कोकोनट और इस तरह की चीजें कंज्यूम करें जो नॉर्मली हमारी चीजों में नहीं होती। नॉर्मली हम कार्ब्स कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा। अब कोई अगर इस तरह का कोई रेस्टोरेंट या कोई फूड चेन या कोई इस तरह की कोई चीज ओपन करता है, तो वो बहुत ही पर्टिकुलर एक नीश सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। ये वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, बहुत कम होते हैं इस तरह के लोग। अब वो प्राइस हाई पे करने के लिए तैयार होंगे क्योंकि उनको और कोई केटर नहीं कर रहा, उनको और कोई केटर नहीं कर रहा वहां पे। वो प्राइस पॉइंट पे करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए फोकस्ड डिफरेंशिएशन के अंदर थोड़े से बेनिफिट्स अगर कम भी नजर आ रहे हो, तो प्राइस आप एक हाई चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आप एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करें जिसको फिलहाल और कोई टारगेट नहीं कर रहा। हाँ, अगर आप कहते हैं सर सारे ही लोग अगर उसको जो है वो टारगेट करने लग जाएंगे, तो फिर तो वो एक कमोडिटाइज्ड मार्केट हो गई ना। फिर एक पर्टिकुलर नीच तो ना रहा, उसकी एक पर्टिकुलर मार्केट जो है वो बन चुकी है उन लोगों को कैटर करने के लिए, मल्टीपल कंपेटिटर्स वहां पे, बहुत सारी कंपनीज जो है वो आ चुकी है, वो एस्टैब्लिश्ड मार्केट हो गई है, वो अब एक छोटी सी नीश नहीं रही, ठीक है ना। फिर 6, 7, 8 वो हैं जहां पर आपकी स्ट्रेटेजीज फेल कर जाएंगी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे प्राइस हाई है लेकिन बेनिफिट्स बहुत कम है। सिंपल, अगर मैं 6, 7, 8 की बात करूं तो मसला क्या है, प्राइस हाई एंड लीस्ट बेनिफिट्स। बहुत कम बेनिफिट्स आप दे रहे हैं लेकिन प्राइस आप उसका प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है शुरुआत में आप अकेले बेचने वाले हो तो लोग खरीद भी लें, लेकिन जैसे जैसे और कंपेरेटर्स मार्केट में इन होंगे और प्लेयर्स मार्केट में इन होंगे, लोग समझ जाएंगे कि हमें ये चीज जो है वो महंगी पड़ रही है और हमें इससे कहीं और स्विच कर जाना चाहिए, ठीक है। तो कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए तरीकाकार ये होता है कि आप सबके प्रोडक्ट्स को स्ट्रेटेजिक क्लॉक पे जो है वो प्लॉट करें, सबके प्रोडक्ट्स लगाएं स्ट्रेटेजिक क्लॉक के ऊपर, और फिर देखें कि आपका प्रोडक्ट कहाँ पे फॉल करता है, किधर आप बेहतर तरीके से जो है वो कॉम्पीट कर सकते हैं। तो ये हमारी 3 स्ट्रैटेजीज थी यहाँ पे। हमने इसको जो है वो यहाँ पर समझ लिया और थोड़ा सा समराइज भी कर लिया। अब आ जाते हैं एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स के ऊपर। सर एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स का क्या मतलब है? एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स हमें एक फ्रेमवर्क देता है, हमें बताता है कि यार आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स ये कहता है कि भाई आप अपनी पर्टिकुलर मार्केट को पेनिट्रेट करो। सर मार्केट पेनिट्रेट करने का मतलब वन प्रोडक्ट, वन मार्केट, 100% फोकस। वन प्रोडक्ट, वन मार्केट, कंप्लीट फोकस।
100% एफर्ट आप यहाँ पे लगा दें, अपने एक प्रोडक्ट को कामयाब करने में लगा दें। फूड पांडा की आप मिसाल लें, फूड पांडा ने अपना एक प्रोडक्ट फूड डिलीवरी बिजनेस इतना बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया, 7-8 साल 10 साल के आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर उनके पास है, बहुत सारे राइडर्स हैं उनके जो ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर जब वो एक कामयाब हो गया तो फिर वो पांडा मार्ट की तरफ गए, और अब वो पांडा मार्ट के बाद यहाँ पे रुके नहीं है, अब वो अपने रेस्टोरेंट्स के लिए सप्लाई चेन का इंतजाम करते हैं, यानी कि जो वेजिटेबल्स वगैरह चाहिए होती हैं उनकी सोर्सिंग भी फूड पांडा अपने रेस्टोरेंट्स को करके देता है कि आप ये वेजिटेबल्स लें, चीजें लें, इससे पकाएं और प्लेटफॉर्म को जो है वो अफोर्डेबल रखें, सस्ता बनाने की कोशिश करें, क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जो प्राइस पॉइंट है वो सब जानते हैं, ठीक है। फिर इंसॉफ कहता है कि यार वंस आपने मार्केट को पेनिट्रेट कर लिया है, आपने एक प्रोडक्ट में अपनी जगह बना ली है, बड़ा अच्छे तरीके से आपने काम कर लिया, अब आपके पास दो चॉइसेस और हैं, या तो आप नए प्रोडक्ट्स बनाएं सेम मार्केट के लिए, नए प्रोडक्ट्स फॉर सेम मार्केट, या फिर आप एक अपनी इस प्रोडक्ट को ही दूसरी मार्केट्स में लेके जाएं, जैसे आपने कराची में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर लिया है, अब आप लाहौर में इस्लामाबाद में जाएं विद द सेम प्रोडक्ट, ये मार्केट डेवलपमेंट कहलाती है। या आप दुबई यूएई रियाद एक्सपोर्ट करना शुरू करें, ये मार्केट डेवलपमेंट कहलाती है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि सर मैं पाकिस्तान को प्रोवाइड करता हूँ, पाकिस्तान मेरी मार्केट है, मैंने पहला प्रोडक्ट दिया, अब मैं दूसरा दे रहा हूँ, मैं तीसरा दे रहा हूँ, चौथा दे रहा हूँ, करते करते आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये बहरहाल आपके पास प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहलाती है, ठीक है। तो मार्केट डेवलपमेंट हमारे लिए क्या हो गया, दैट इज फाइंडिंग न्यू मार्केट्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या कहला है कि आप सर न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, फ्रॉम R&D जेवी, बाइंग इन अदर पीपल्स प्रोडक्ट, कंपनी को एक्वायर करके, और ये सारी चीजें आप नए प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं विद द सेम मार्केट्स बेसिकली। अच्छा, जब बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट और नई मार्केट हो जाती है, न्यू प्रोडक्ट प्लस न्यू मार्केट, तो ये कहलाता है डाइवर्सिफिकेशन, इसको भारत कहा जाता है डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन हमारे पास दो तरीके की होती है, एक आप कह लें कि रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, दूसरी कंप्लीटली अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है, जहां पे हम ये कहते हैं कि भाई ये कंपनी जो है वो कॉन्ग्लोमरेट बनने जा रही है। जैसे मिसाल के तौर पे नेस्ले कल अनाउंस कर दे कि हम एयरलाइन और एविएशन बिजनेस में जाएंगे, भाई बिल्कुल ही डिफरेंट एक आपका जो है वो जनरा हो गया, बिल्कुल ही एक अलग तरीके का मामला हो गया। एयरलाइन कमाती ही बिजनेस क्लास के ऊपर है, इकोनॉमी में इतने अच्छे मार्जिन उसके नहीं बनते, और नेस्ले जो प्रोडक्ट्स बेचता है वो आपकी मेरी तरह आम कंज्यूमर गुड है, कंज्यूमर्स जो है उसको फास्ट मूविंग तौर पे जो है वो परचेस करते हैं। तो बिल्कुल ही एक अलग तरीका कार हो गया बिजनेस को चलाने का, एक अलग मार्केट की सोच हो गई, कस्टमर का माइंडसेट वगैरह सब डिफरेंट हो गया बिल्कुल। ये कहलाएगी अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, ये जी कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे एक सीमेंट कंपनी है, ठीक है, सीमेंट कंपनी है, वो अपने जाती यूज के लिए बिजली बनाती है, बिजली प्रोड्यूस करती है, और उससे ये एहसास होता है कि यार मुझे तो बिजली बनाना आ गई है, मैं तो सीख गया हूँ बिजली कैसे बनाई जाती है। अब वो क्या करती है, वो एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एक पावर कंपनी को एक्वायर कर लेती है। सर पावर कंपनी का कस्टमर गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट आगे पब्लिक को जो है वो बिजली बेचती है। आप सीमेंट बना रहे थे, आपका कस्टमर कंस्ट्रक्शन वाले और ये सारे लोग थे जो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से इनका ताल्लुक होता है, बिल्कुल ही अलग मार्केट, लेकिन रिलेटेड क्यों, क्योंकि आपको वो काम आता है, आपने वो काम सीख लिया है सीमेंट करते हुए, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई मिलती जुलती मार्केट से या मिलता जुलता कस्टमर है, ये डाइवर्सिफिकेशन, लेकिन ये रिलेटेड है। और अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल ही आप डिफरेंट एक मार्केट और डिफरेंट एक कस्टमर के जोन में जो है वो चले जाते हैं। फिर अगर आप रॉ मटेरियल्स की सप्लाई, रॉ मटेरियल का जो एंगल है वो अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहलाती है। अगर आप अपनी सेल्स चैनल्स अपने हाथ में ले रहे हैं तो ये फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कहलाती है। और अगर आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स में काम कर रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन कहलाती है। आप इस तरीके से समझें कि भाई मेरा एक प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट वन, ये इसके रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन है, और ये इसके सेल्स का है, ठीक है। अगर मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ सेल्स की तरफ तो ये फॉरवर्ड है, अगर मैं पीछे की तरफ जा रहा हूँ तो ये बैकवर्ड है, और अगर मैं रिलेटेड प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहा हूँ टू, तो ये फिर हॉरिजॉन्टल है। देखो आप लाइन इस तरह हॉरिजॉन्टली, ये लाइन इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ये लाइन बनेगी, और ये जो लाइन बनेगी ये कौन सी बनेगी, ये वर्टिकल की लाइन बनेगी, ठीक है। अब मैं अगर किसी भी प्रोडक्ट की वर्टिकल की तरफ जाता हूं तो फिर मेरे पास रॉ मटेरियल या सेल्स की तरफ इंटीग्रेशन आ जाती है, और दूसरी हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन या हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन यहाँ पे जो है वो आ जाती है, ठीक है ना। तो ये एंड्स ऑफ ग्रोथ मैट्रिक्स है जो बताता है कि भाई पहले एक प्रोडक्ट को कामयाब कर लो, दैट इज मार्केट पेनिट्रेशन, फिर उसके बाद नए प्रोडक्ट्स नई मार्केट से कंप्लीटली अनरिलेटेड चीजों की तरफ भी आप जा सकते हैं। जैसे कोलगेट ग्रुप है हमारे यहाँ, कोलगेट से उन्होंने शुरू किया था, मैकडोनल्ड्स पे शिफ्ट किया, मैकडोनल्ड्स की सारी फ्रेंचाइजेस पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनके पास है। फिर गोइंग फॉरवर्ड पेपर के बिजनेस के अंदर ये हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के अंदर ये हैं, मुख्तलिफ किस्म के वेंचर्स हैं, और ये कंपनीज आहिस्ता आहिस्ता वेंचर स्टूडियो बन जाती हैं।
ये मिलते जुलते बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती हैं, उसके बाद अपना होराइजन बड़ा करती हैं, ग्रुप बड़ा हो जाता है, 25, 26, 27, 28, 30, 35 कंपनीज भी यहाँ तक जो है पहुंच जाती हैं। मैंने बैंकिंग सेक्टर्स के लोगों को पोर्ट के ऊपर टर्मिनल्स परचेज करते हुए देखा है। क्यों? डाइवर्सिफाई करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बिजनेस में, नए नए मिलते जुलते प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते चले जाते हैं या अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। फिर आ जाता है हमारा फ्रेमवर्क स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन का, कि सर आप कोई स्ट्रैटेजी ले रहे हैं तो क्या वो स्ट्रैटेजी ठीक भी है या नहीं। हम उसको यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं, ठीक भी है या नहीं। इवैल्यूएट करने के 3 क्राइटेरिया। सबसे पहला देखो वो सूटेबल है। सर सूटेबिलिटी से क्या मुराद है? सूटेबिलिटी से मुराद है कि भाई ये जो आपकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, जिस काम के लिए ये कंपनी बनी है, या जो कंपनी की इस वक्त पोजीशनिंग है, क्या उसमें ये सूटेबली फॉल करती है कंपनी के विजन मिशन के साथ, विजन के साथ? क्या ये अलाइन करता है या नहीं करता? तो यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी के कोर ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर हम देखते हैं विजन, यहाँ पर हम देखते हैं मिशन, कि भाई कंपनी के साथ अलाइन करता है नहीं करता। फिर दूसरी चीज आ जाती है एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी से मुराद ये है कि क्या हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे स्टेक होल्डर्स को ये एक्सेप्टेबल होगा, क्या वो उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। एक तो कंपनी के कामकाज में, कंपनी के विजन मिशन में क्या ये चीज फॉल करती है, फिर हमारे शेयर होल्डर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे, हमारे स्टेक होल्डर्स इसको एक्सेप्ट करेंगे, हमारे एम्प्लॉइज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी इन जनरल, नेचुरल रिसोर्सेज, शेयर होल्डर्स, क्या इन सबके लिए ये भले का काम है, मतलब उनको फायदा होगा। और फिर तीसरी चीज आ जाती है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई कंपनी के पास इतने रिसोर्सेस हैं भी या नहीं। ऑर्गेनाइजेशन हैज द रिसोर्सेस, इट नीड्स टू कैरी आउट द स्ट्रैटेजी। क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं भी या नहीं कि हम ये काम जो है वो कर सके। बहरहाल ये वाली चीज यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इन 3 पैरामीटर्स के अंदर किसी भी चीज को रख के इवेल्युएट करो। अगर ये पैरामीटर्स आपके फॉल कर जाते हैं तो वो स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छी है, नहीं फॉल करते तो फिर वो स्ट्रैटेजी आपके लिए अच्छी नहीं है। कोई भी कंपनी नया काम करने जाए तो वो इस तरीके से इसको इवेल्युएट कर सकती है, ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास ग्रेनर्स ग्रोथ मॉडल। ग्रीनर्स ग्रोथ मॉडल ये कहता है कि भाई जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ की वजह से कंपनी के अंदर चेंजेस आते चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो जो पहला होता है ग्रोथ थ्रू क्रिएटिविटी। अभी अंग्रेजी में काफी मुश्किल लगता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जो ओनर होता है वही बिजनेस चला रहा होता है, वही अपना क्रिएटिव माइंड अप्लाई कर रहा होता है, एंटरप्रेन्योरल सेटअप होता है। कल को आप अपनी मिसाल के तौर पे कंसल्टिंग ओपन कर लें, अकाउंटिंग और टैक्स की, तो आप अकेले देख रहे होंगे ना सब कुछ। जो क्रिएटिविटी होगी आपकी अकेले की होगी। तो जैसे ही आप अकेले 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 सब कुछ कर रहे होते हैं और कंपनी के ऑपरेशंस बड़े होते हैं, कंपनी के लोग थोड़े से बढ़ना शुरू होते हैं, तो फिर एक क्राइसिस ऑफ लीडरशिप इमर्ज करके आता है कि भाई अब कोई ऐसा होना चाहिए जो ऊपर बैठ के स्ट्रैटेजी के काम और हाई लेवल काम करे, नीचे लोगों को मैनेज करे, ठीक है। वो लीडरशिप वाला क्राइसिस आता है, तो वो पहला फेज है जहाँ क्रिएटिविटी के थ्रू आप ग्रो कर रहे हैं। एक वक्त आएगा आप क्राइसिस ऑफ लीडरशिप की तरफ जाएंगे। ये यहाँ पर द ऑर्गेनाइजेशन टिपिकली स्मॉल विद अ फ्लैट स्ट्रक्चर और एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर होता है। यहाँ पे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तरफ आपका फोकस होता है। फिर ये जो लीडर्स होते हैं बिजनेस के, अब ये एंटरप्रेन्योर लीडर बन गया, अब ये लोगों को लीड कर रहा है, समझा रहा है, तो थोड़ा सा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अब लोगों को ऐसा फील होता है कि यार हमारे हाथ में ऑटोनॉमी होनी चाहिए। हमें हर चीज के लिए ओनर से जाके सवाल क्यों पूछना पड़ रहा है। पहले क्या था, ओनर सब कुछ कर रहा था। जब ओनर सब कुछ कर रहा था, थोड़ी सी टीम बड़ी हुई तो उन्होंने ये फील किया कि यार अब मैं हाई लेवल काम करूं, बाकी काम मैं नीचे डेलीगेट करूं या नीचे दूं उनको। जैसे ही आपने उनको डेलीगेट किया, डायरेक्शन देना शुरू किया, काम देना शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ, उनकी तरफ से एक बात आई कि जी हमारे पास ऑटोनॉमी नहीं है, हम जो है वो खुद से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते। ये आया आपके पास क्राइसिस ऑफ ऑटोनॉमी। फिर क्या स्टेज आता है, फिर आप कहते हैं ठीक है चलो इनको थोड़े से पावर्स दो, ये अपनी डिसीजन मेकिंग खुद करें। लेकिन जब आप उनको पावर्स देते हैं तो एक वक्त आता है कि आपने डेलीगेट तो कर दिया, उनको पावर्स दे दिए, डेलीगेट हो गया, लेकिन एक वक्त आता है कि फिर वहां पर लोग अपनी मर्जी, अपनी मनमानी करना शुरू कर देते हैं। सही गलत का फैसला सही तरीके से जो है वो नहीं हो रहा होता, हर कोई अपने पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से चल रहा होता है। तो वहां पे किस चीज का क्राइसिस आता है सर, वहां पे आता है कंट्रोल का क्राइसिस। कि भाई अब इनको एक प्रोसीजर दो, एक प्रोसेस दो जिसके साथ ये चले। प्रोसीजर प्रोसेस के बाहर काम नहीं होगा, जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, उसके हिसाब से काम होगा। तो पहले क्या है, ओनर सब कुछ खुद कर रहा था, कोई लीडरशिप नहीं थी, वो लीडर बन गया, लोग उसने नीचे रख दिए। जब वो लोग हैं उन्होंने कहा हमारे पास कोई डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, उसको ऑटोनॉमी दी, उन्होंने गलत फायदा उठाना शुरू किया। फिर हमने क्या किया, हमने कंट्रोल्स बनाए, हमने प्रोसेसेस बनाए, हमने प्रोसीजर्स बनाए, हमने प्रोसेस मैनुअल्स बनाए कि नहीं जी ये प्रोसेस मैनुअल है, ऐसे चलना है आपने, आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस मैनुअल आपने बनाए, फिर क्या हुआ, बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेसी, बहुत ज्यादा रेटिपिज्म आ गया, बहुत ज्यादा प्रोसेसेस की भरमार आ गई।
कि जी अब तो कोई काम हो ही नहीं पाता, 10-10 लोगों का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ये आ गया जी क्राइसिस ऑफ रेड टेपिज्म। यहाँ पे आ गया आपके पास क्राइसिस ऑफ रेड टेपिज्म। इधर क्या करना होगा, इधर आपको कोऑर्डिनेट करके, जब आप कोऑर्डिनेट करके कोलैबोरेट करके आगे बढ़ना होगा। इसके बाद जो अगला स्टेज आता है वो ग्रोथ थ्रू कोलैबोरेशन का आता है, कि भाई लोगों को ये समझना होगा कि प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस का ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे के लिए मुश्किलें खड़ी करें। प्रोसीजर्स और प्रोसेसेस का मतलब ये है कि कोई काम गलत ना हो, लेकिन उन्हें आपस में कोलैबोरेट करके, उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करके जो है वो आगे बढ़ना है, एक साथ आगे बढ़ना है। तो प्रोसेस और कंट्रोल्स उनके लिए हैं, लेकिन काम को रोकने के लिए नहीं, काम को आगे बढ़ाने के लिए, काम को चलाने के लिए। ये बहरहाल यहाँ पे जो है वो मकसद होता है। और इन 5 स्टेजेस से लीनियर्स ग्रोथ मॉडल कहता है कि यार कंपनी जो है वो आगे बढ़ती है। और फिर उसके बाद इवेंचुअली आखिरी क्राइसिस क्या आता है वो उन्होंने भी यहाँ पे जो है वो नेम नहीं किया, लेकिन ये मॉडल ये सजेस्ट करता है कि कंपनी जिस भी स्टेज पर होगी, उस स्टेज पर जो क्राइसिस फील कर रही होगी, उस क्राइसिस से फिर उसने अगर मजीद आगे ग्रो करना है तो उसके लिए स्टेप्स लेने होंगे। लीडरशिप का क्राइसिस है तो लीडर बनना होगा, लोगों के पास ऑटोनॉमी नहीं है तो ऑटोनॉमी देनी होगी, फिर कंट्रोल्स नहीं है तो कंट्रोल्स बनाने होंगे, फिर अगर रेड टेपिज्म में ब्यूरोक्रेसी हो रही है तो कोऑर्डिनेशन लाना होगा, कोलैबोरेशन लाना होगा, थिंग्स लाइक दैट। तो ये इस तरीके का एक मॉडल है जो बताता है कि कंपनी जब ग्रो कर रही होती है तो क्या स्ट्रक्चर कंपनी के पास यहाँ पे जो है वो मौजूद होता है। और ये तमाम की तमाम यहाँ पर जो है वो हाईलाइट होगी, क्रिएटिविटी, डायरेक्शन, डेलीगेशन, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन। और इसमें क्राइसिस भी इनके यहाँ पे जो है वो आपके पास बताए हुए हैं, ठीक है। इस पे सवाल इस तरीके से आ सकता है कि सर एक कंपनी की सिचुएशन आपके सामने और आपसे पूछा जाए कि बताओ ये कौन सी क्राइसिस से गुजर रहा है और अब इस कंपनी को क्या करना चाहिए, तो आप उसका स्टेज आइडेंटिफाई करेंगे और बताएंगे कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स जो इस कंपनी को यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। तो ये मिला के कोई 3 4 5 बड़ी बातें थी जो स्ट्रेटेजिक चॉइस के एरिया के अंदर थी, और इसको मैंने बहुत ही कंसाइज वे में कोशिश की है कि मैं आपके लिए इसको समराइज कर दूं। अगर कोई और रिकमेंडेशन हो, कोई और चीज़ आपको इसमें समझ में ना आए, कोई सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। और ग्रुप का लिंक कहीं डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, वहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो स्ट्रेटेजिक चॉइस हमारे यहाँ पे मुकम्मल होता है। अब हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद जो है वो नेक्स्ट एरिया की समरी के साथ जो है वो हाजिर हो जाएंगे।